जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं और हाल ही दिनों में जो एग्जाम हुए उसमें पूछे भी गए हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में बताइए आपको कंटेंट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में एंटीबॉडी किस प्रकार का जैव अणु होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में एंटीबॉडी जो है वह किस प्रकार का जैव अणु होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है प्रोटीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन होते हैं। इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। ये शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणु, वायरस, विषाणु और अन्य रोग जनकों को पहचान कर नष्ट करने में मदद करते हैं। एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट्स द्वारा बनाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। आपसे पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत जो है मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है यह प्रश्न। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल के ऊपरी भाग में स्थित होता है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ओजोन परत की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो क्षोभ मंडल या यहां बादल, वर्षा, मौसम बनते हैं, ओजोन परत नहीं रहती। मध्य मंडल या समताप मंडल के ऊपर है, ओजोन परत यहां नहीं होती। आयन मंडल यहां आयनित कण होते हैं, रेडियो तरंग परावर्तन होता है। तो क्या ध्यान रखना है, ओजोन परत की जो ऊंचाई होती है वो 15 से 35 किलोमीटर समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन ह्रास का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस। विश्व ओजोन दिवस मनाया कब जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस वो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। या अब एग्जाम में पूछ लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए के दो स्टैंडर्ड एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए के यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के दो स्टैंडर्ड एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बंध इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में दो स्टैंडर्ड एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से जुड़े होते हैं। यह बंध नाइट्रोजन बेसों के बीच बनते हैं, जैसे कि एडेनिन होता है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। यही बंध डीएनए को स्थिरता तथा आसानी से खुलने बंद होने की क्षमता प्रदान करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे, चलिए बताइए अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने पत्तों से पानी के वाष्प में खोते हैं। आपसे पूछा कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने पत्तों से पानी वाष्प के रूप में खोते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पोसर्जन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पोसर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे मुख्यतः पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से, रंध्र मतलब स्टोमेटा के माध्यम से पानी को वाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ते हैं। इसे पौधों में जल का ऊर्ध्वगमन संभव होता है। पौधे के तापमान को नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है इससे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक अम्ल है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल जो है प्राकृतिक अम्ल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल जो है प्राकृतिक अम्ल है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का। या प्राकृतिक अम्ल है जो मुख्य रूप से सिरके में पाया जाता है या फलों व अन्य प्राकृतिक पदार्थों में भी बन सकता है।
इसके विपरीत नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये सभी खनिज अम्ल हैं, प्राकृतिक रूप से भोजन या जैव स्रोतों में नहीं मिलते हैं। तो प्राकृतिक अम्ल के अन्य उदाहरण आपको बताएं तो साइट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये सभी प्राकृतिक अम्ल के अन्य उदाहरण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब किसी वस्तु की चाल समय के साथ घटती है तो उसका त्वरण कैसा होगा। आपसे पूछा कि जब किसी वस्तु की चाल समय के साथ घटती है तो उसका त्वरण कैसा होगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यदि गति समय के साथ घट रही हो तो वस्तु धीमी हो रही है, ऐसी स्थिति में त्वरण विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसे ही हम ऋणात्मक त्वरण या विघटन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रेक लगाने पर वाहन की चाल घटती है, त्वरण ऋणात्मक होगा। किसी गेंद का ऊपर फेंका जाना, ऊपर जाते समय चाल घटती है, ऋणात्मक त्वरण होगा। तो चाल बढ़े तो धनात्मक त्वरण होगा और चाल घटे तो ऋणात्मक त्वरण होगा। चाल सामान्य रहे तो शून्य त्वरण होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के शरीर में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है। आपसे पूछा कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोन मैरो यानी कि अस्थिमज्जा में। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। यह प्रक्रिया एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। आरबीसी निर्माण के लिए आवश्यक हार्मोन जो एरिथ्रोपोएटिन है, यह हार्मोन गुर्दों द्वारा बनाया जाता है, लेकिन आरबीसी बनते ही अस्थिमज्जा में ही, आरबीसी बनते हैं अस्थिमज्जा में ही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किस धातु का मिश्र धातु है। आपसे पूछा है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है मुख्यतः किस धातु का मिश्र धातु है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहे का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु यानी कि एलॉय है जिसका आधार लोहा होता है, जिसमें मुख्य रूप से क्रोमियम जो कि 10 से 18% होता है, निकेल 8 से 12% होता है तथा थोड़ा कार्बन मिलाया जाता है। क्रोमियम इसकी सतह पर सुरक्षात्मक परत बनाता है जिससे यह जंग नहीं लगता, इसलिए इसे स्टेनलेस कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सी गैस या क्रिया दूध के दही बनने में मुख्य भूमिका निभाती है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी गैस या क्रिया दूध के दही बनने में मुख्य भूमिका निभाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड या बैक्टीरिया की क्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूध का दही बनना एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस पूरा करते हैं। यह बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज यानी कि दूध शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलते हैं। इससे दूध का पीएच कम हो जाता है और यह गाढ़ा होकर दही बन जाता है। इस प्रक्रिया में किसी गैस की भूमिका नहीं होती, मुख्य भूमिका बैक्टीरिया की क्रिया की होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जल शोधन में फिटकरी का प्रयोग किस गुण के कारण होता है। आपसे पूछा है कि जल शोधन में फिटकरी का प्रयोग किस गुण के कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जमावट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिटकरी जल शोधन में इसलिए प्रयोग की जाती है क्योंकि इसमें जमावट का गुण होता है। फिटकरी पानी में घुलकर प्लांक यानी कि बड़े थक्के बनाती है। यह प्लांक पानी में मौजूद मिट्टी के कण, धूल, अशुद्धियां एवं लंबित कणों को अपने साथ चिपका लेते हैं। इससे बाद में भारी प्लांक नीचे बैठ जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। फिटकरी की बात करें तो उसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या लिखते हैं इसको, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। एक बार सुन लीजिए, एग्जाम में पूछता है क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र। तो K2 क्या होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने प्रतिशत लोगों का सही जाता है ये आंसर, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन बी सेरेबेलम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेरेबेलम मस्तिष्क का वह भाग है जो शरीर के संतुलन, समन्वय, सूक्ष्म गतियां, मांसपेशियों की गतिविधि का नियंत्रण को संभालता है। यदि सेरेबेलम प्रभावित हो जाए तो व्यक्ति चलने में लड़खड़ाहट, संतुलन बिगड़ना, हाथ पैरों की गतिविधियों में असमन्वय जैसी समस्याएं अनुभव करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश का विभेदन किस कारण होता है। आपसे पूछा है कि प्रकाश का विभेदन जो होता है किस कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न तरंग दैर्घ्य वाले रंगों का अलग अपवर्तनांक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विभेदन वह प्रक्रिया है जिसमें श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरते समय 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक रंग की तरंग दैर्घ्य अलग होती है। अलग अलग दैर्घ्य वाले रंगों का अपवर्तनांक भी अलग होता है। उदाहरण के तौर पर बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा यह मुड़ता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए सबसे कम मुड़ता है। इसी कारण रंगों का फैलाव होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस तत्व का प्रयोग आकाशीय आतिशबाजी में हरे रंग के लिए होता है। आपसे पूछा है किस तत्व का प्रयोग आकाशीय आतिशबाजी में हरे रंग के लिए होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आतिशबाजी में अलग अलग धातुओं के लवण विशेष रंग पैदा करते हैं। बेरियम जलने पर चमकीला हरा रंग उत्पन्न करता है। इसी कारण आतिशबाजी फ्लेयर्स और कैकर्स में हरे रंग के लिए बेरियम नाइट्रेट या बेरियम क्लोरेट उपयोग किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सोडियम या पीला रंग देता है, कैल्शियम नारंगी लाल रंग देता है, स्टार्सियम गहरा लाल रंग उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखना है बेरियम जो होता है या ग्रीन कलर देता है, सोडियम येलो कलर देता है, स्टार्नियम रेड कलर देता है, कॉपर ब्लू कलर देता है और कैल्शियम जो है या ऑरेंज कलर देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खसरा इस प्रश्न का राइट आंसर। जो खसरा मीजल्स एक वायरल संक्रमण है जिसे मीजल्स वायरस यानी कि पैरामॉक्सियो वायरस परिवार से पैदा करता है। यह अत्यधिक संक्रामक रोग है जिसमें बुखार, दाने और खांसी जैसे लक्षण होते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ, तो प्लाज्मोडियम द्वारा यह होता है, वायरस नहीं है। टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। क्षय रोग या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। क्षय रोग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फलों के पकने में कौन सा पौध हार्मोन प्रमुख होता है। आपसे पूछा कि फलों के पकने में कौन सा पौध हार्मोन्स प्रमुख होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन का प्रयोग करते हैं। एथिलीन एकमात्र गैसीय पौधा हार्मोन है और यह फलों के पकने में मुख्य भूमिका निभाता है। फलों में रंग बदलना, मुलायम होना, मीठा स्वाद हो आना, सुगंध का बनना, इन सभी परिवर्तनों का प्रमुख कारण इथिलीन है। इसी कारण केला, आम, टमाटर आदि फलों को पकाने में इथिलीन का उपयोग का आम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश की कौन सी किरणें सनबर्न का कारण बनती हैं। आपसे पूछा है कि प्रकाश की कौन सी किरणें सनबर्न का कारण बनती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यूवी किरणें। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूवी किरणें जिसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट बी किरणें सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों का वह भाग है जो त्वचा में प्रवेश करती है, मेलेनिन का पर प्रभाव डालती है और सनबर्न यानी त्वचा जलन तथा त्वचा लाल होना जैसे प्रभाव पैदा करती है। यूवीबी किरणों को अधिक प्रभाव त्वचा कोशिकाओं के डीएनए पर भी पड़ सकता है। ओजोन पर इसका अधिकांश भाग रोक लेती है लेकिन कुछ पृथ्वी तक पहुंचते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की कमी करना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रमुख कार्य आग के आसपास से ऑक्सीजन हटाना है क्योंकि आग को जलने के लिए 3 चीजें चाहिए, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। CO2 गैस चारों ओर फैलकर ऑक्सीजन का संकेंद्रण घटा देती है जिससे आग तुरंत बुझ जाती है। CO2 जलनशील पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। विद्युत आग के लिए सबसे सुरक्षित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह कौन सी धातु है जो जल के साथ अत्यधिक क्रियाशील होती है। आपसे पूछा कि वह कौन सी धातु है जो जल के साथ अत्यधिक क्रियाशील होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सोडियम जिसका प्रतीक होता है Na।
एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो जल के साथ तीव्र और उष्माक्षेपी अभिक्रिया करती है। जब सोडियम पानी में डाला जाए तो या जोरदार प्रतिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अत्यधिक ऊर्जा निकलने से आग भी लग सकती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है ताकि यह हवा या नमी के संपर्क में ना आए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। आपसे पूछा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉवजियर ने। एंटोइन लॉवजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया जिसके अनुसार किसी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आंख में रॉड कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी होती हैं। आपसे पूछा है कि आंख में रॉड कोशिकाएं जो है किसके लिए उत्तरदायी होती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कम रोशनी में दृष्टि के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉड कोशिकाएं रेटिना में पाई जाने वाली प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं हैं। ये विशेष रूप से दो कार्य करती हैं, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और रात में दृष्टि का। रॉड कोशिकाएं रंग पहचान नहीं कर पाती, यह काम कौन कोशिकाएं करती हैं, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन बहुत ही छाट के लाता हूं जो आपके PYQ हो और आपके आने वाले सेटों में आपसे पूछा जाए। तो जो भी क्वेश्चंस रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, आपको उन सभी का उत्तर आपको आना चाहिए। और हाँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जैसे दिल्ली पुलिस या किसी अन्य स्टेट लेवल एग्जाम की जहां पर साइंस पूछा जाता है, वहां के लिए भी यह सेट महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है डीएनए के दो स्टैंडर्ड एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए के दो स्टैंडर्ड एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।